नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का टेक लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो आपका सीटेट पेपर 20 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा आपको बता दें कि बीपीएससी परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी में एनसीईआरटी से 20 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, या कह सकते हैं कि ईवीएस से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न जो है आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या पूछा जाता है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड के, नाइट्रेट, अमोनिया या नाइट्राइट के रूप में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि पौधे जो होते हैं, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। पौधे इसे अपने जड़ के केसों के माध्यम से, पौधे जो होते हैं अपने जड़ के जो केस होती है, केसों के माध्यम से, केशों के माध्यम से अवशोषित करते हैं। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं। तो अब आप जानना चाहते होंगे कि नाइट्रेट जो होता है इसका काम क्या होता है। ये पौधे की वृद्धि, ये क्या करते हैं कि पौधे की जो वृद्धि होती है और विकास में, पौधे की वृद्धि एवं विकास में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। ठीक है, पौधे की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो पौधे का जो विकास होता है वही रुक जाता है। ठीक है, इसे पेड़ पौधे से जीव नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। पेड़ जो होते हैं, पौधे से जीव नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। आपको बता दें कि जो नाइट्रोजन होता है यह एक क्या होता है, रासायनिक तत्व होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, एक रासायनिक तत्व होता है और इसका फार्मूला क्या होता है, यन होता है। दोस्तों क्या होता है, इसको यन के द्वारा दर्शाया जाता है। यह तत्व के रूप में कहते हैं कि यह जो नाइट्रोजन होता है यह तत्व के रूप में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। 78% दोस्तों ये मौजूद होता है। कितना होता है, 78% मौजूद होता है। ठीक है, यह एक रंगहीन, जो नाइट्रोजन होता है एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। ठीक है, आइसक्रीम बनाने में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आप जान लीजिए कि आपको अभी तक नहीं पता होगा कि आइसक्रीम जो होती है उसको बनाने के लिए भी नाइट्रोजन जो गैस होती है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस का प्रयोग जो है विद्युत बल्ब, जो बिजली के बल्ब होते हैं, बल्बों में भरा जाता है ताकि जो उसका लाइफ टाइम है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका पहले प्रश्न का जो राइट जवाब है कि पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है और कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण भी है आपके प्रश्न के। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 2 है, करा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको बता दें दोस्तों, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो भारत की संसद द्वारा, भारत की जो संसद है, भारत की संसद द्वारा 1986 में भारत की संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। इसे संविधान का जो अनुच्छेद 253 है उसके तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। और इस प्रश्न का जो राइट जवाब है दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और जान लीजिए आप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की भारत की संसद के द्वारा इसको 1986 में पारित किया गया था। जब भोपाल गैस त्रासदी घटना भोपाल में घटित हुई थी दोस्तों, उसको मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है उसको बनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि
सिंगीलाला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र, बिहार या असम? तो सिंगीलाला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, सिंगीलाला जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग जो है दोस्तों वहाँ पे पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जो सिंगीलाला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वर्जिन रोडेंस जंगलों के साथ एक उच्च ऊंचाई वाला पार्क है जिसे 1986 में एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। इसे दोस्तों वन्यजीव अभयारण्य कब घोषित किया गया था? 1986 में इसको वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, और इस रिज के 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं। जो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसकी 4 सबसे ऊंची चोटियां हैं। और पश्चिम बंगाल में कुछ वन्यजीव अभयारण्य हैं, उनको आप जान लीजिए। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, और छपरामारी वन्यजीव अभयारण्य और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य भी इसमें शामिल है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि विश्व में रिकॉर्ड की गई सभी प्रजातियों में से भारत में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? 7 to 8%, 10 to 12%, 15 to 80%, 20 to 25%। तो विश्व में रिकॉर्ड की गई सभी प्रजातियों में से भारत में लगभग कितनी प्रजातियां हैं? और 7 to 8% प्रजातियां भारत में हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। कह रहा है कि सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता में कमी लाना, उपरोक्त सभी। तो सतत विकास होता क्या दोस्तों? पहले आप जान लीजिए कि सतत विकास मानव समाज को अपनी जरूरतों पूरा करने के लिए, मानव समाज जो है दोस्तों उसकी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की क्षमता में समझौता किए बिना रहना चाहिए और उसकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। ठीक है, सतत विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सतत विकास है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय बजट को, राष्ट्रीय जो बचत है उसको क्या करता है? बजट को बचाता है और लोगों की जो आवश्यकता है उसको पूरा करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने का काम करता है। क्या करता है? प्राकृतिक संरक्षण जो होते हैं उनका संरक्षण करता है और प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के बीच जो है एक समन्वय स्थापित करता है ताकि वो इनको मदद मिल सके और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है? संरक्षण करता है। तो सतत विकास क्यों आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए, निर्धनता में कमी लाना, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मेजबान देश कौन है? 2018 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था दोस्तों उसका मेजबानी किस देश ने किया था? तो आपको बता दें कि पर्यावरण दिवस जो 2018 में सेलिब्रेट किया गया था, प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो 2018 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था उसकी मेजबानी किसने किया था? भारत के द्वारा मेजबानी किया गया था। और इस पर्यावरण दिवस का एक कौन सा संस्करण था? ये 45वां संस्करण सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और इसका जो थीम था वो थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन। क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। दोस्तों आपको बता दें कि प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्ति, इसका थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण से क्या करना? समाप्ति करना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से कौन सा है? ठीक है, और सबसे पहले आप जान लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। एक पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है उसको प्रकृति के एक कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में
और आसपास के भौतिक वातावरण के साथ भी बातचीत करते हैं। कहने का मतलब है कि भौतिक वातावरण, इसके अलावा जो आसपास के जीव होते हैं उनसे भी समन्वय बना के रहते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर विशिष्ट और सीमित प्रजातियों को शामिल करता है। एक जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है दोस्तों, उसका आकार किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर विशिष्ट और सीमित प्रजातियों को क्या करता है, अपने में शामिल करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। चावल के खेत, जंगल, घास का मैदान या झील। तो इसमें से आपको बता दें कि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आता है दोस्तों, चावल के खेत आते हैं, जो कि मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाए या निर्मित किए जाए, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। इसके अलावा आप जान लीजिए कुछ कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में आपका क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, बाढ़। इसके अलावा बाढ़ के अलावा पार्क और उद्यान, ये सभी क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं दोस्तों। क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र हैं। धान के खेत के अलावा भी बाग, पार्क, उद्यान, ये भी क्या होते हैं, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इसके अलावा चिड़ियाघर, मछली घर और वनस्पति उद्यान कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र प्रणाली के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि जैव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है, वन में, तालाब में, घासीय स्थल में या शुष्क स्थल में। दोस्तों आप सभी को पता है जैसा कि जैव भार का जो पिरामिड होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि एक पारिस्थितिकी तंत्र ऐसा है जहाँ पे चीजें क्या होती हैं, उल्टा होती हैं। तो तालाब जो होता है उसका जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है कैसा होता है, उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह और 5 दिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय संविधान लागू कब होता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है और इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। कह रहा है कि जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पौधे और वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जानवर, एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर, विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे और जानवर। जैव विविधता का अर्थ होता है दोस्तों एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पौधे और जानवर। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थर्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा है कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उस समय महात्मा गांधी की उम्र क्या थी, 44 वर्ष, 45, 50 या 52। तो जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उनकी उम्र 45 वर्ष थी, और जिस दिन वो दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे उसी दिन को प्रवासी प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। कह रहा कि बकुला भैंस पर क्यों बैठता है। बकुला मनोरंजन के लिए भैंस के पीठ पर बैठता है। भैंस बकुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। बकुला भैंस को डराना चाहता है। बकुला और भैंस में एक सहजीवी संबंध होता है। तो बकुला भैंस के पीठ पे इस कारण बैठती है क्योंकि दोनों में क्या होता है, सहजीवी का संबंध होता है। सहजीवी संबंध मतलब क्या होता है, जब एक जो दूसरे से जुड़ा हो और दोनों को लाभ हो उससे। जैसे जो भैंस होती है, भैंस को काफ़ी कीड़ मकोड़े या मक्खियाँ जो होती है उसको परेशान करती हैं, तो बकुला जब बैठता है तो उन्हीं कीड़े मकोड़ों को खा जाता है। तो जिससे क्या होता है, बकुले को तो भोजन मिल जाता है और जो पशु होते हैं उसके जो कीड़े मकोड़े होते हैं उससे उनकी सुरक्षा हो जाती है। तो बकुला और भैंस में क्या होता है, एक सहजीवी का संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4। परजीवी क्या होता है, जब दोस्तों एक जीव को लाभ मिले दूसरे जीव को उससे हानि हो तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है।
कठफोड़वा, मैना, कबूतर, कोयला। कोयल। तो दोस्तों आपको बता दें कि पक्षियों घोंसले का निर्माण क्यों करते हैं। पक्षी जो होता है अपने घोंसले का निर्माण इसलिए करता है ताकि अपने बच्चे को वहाँ पे जन्म दे सके और वहाँ पे अपना मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे रह सके। ठीक है, तो इसमें से एक पक्षी ऐसा है जो कि कभी घोंसले का निर्माण नहीं करता है। वो कौन सा है? कोयल है दोस्तों। कोयल क्या करती है? कभी भी अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है। वो अपने बच्चे को जो क्या कहते हैं कौवा होता है उसके घोंसले में जाके अंडा दे देती है और उसका जो अंडा होता है सेम जैसे कौवे का अंडा होता है उसी तरीके से होता है और इसी भ्रम में कौवा जो होता है उसके बच्चे को सेता है और बड़ा करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। मैना। कौन सा पक्षी ऐसा है जो कि झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो मैना होती है। और मैना आप खुद देखे होंगे कि कहीं पे पेड़ होता है उसमें कहीं बिल होती है तो वहां पे जाके अपने अंडे को जन्म देता है। कबूतर जो होती है घर में भी जो पुराना घर होता है वहां पे या अलमारी होती है वहां पे या जहाँ पे दोस्तों दरवाजा होता है उसके ऊपर जाके कहीं पे भी ये अपने बच्चे को या अंडे को जन्म दे देती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न नेक्स्ट है, कह रहा है कि पौधों की जड़ों के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन को संग्रहित करना, जल और खनिजों को अवशोषित करके जड़ों के कार्य होते हैं। दोस्तों जो जड़ें होती हैं इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। जड़ें क्या होती हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने आपको एक पौधा बता दिया, यहाँ पे पौधा हो गया। ठीक है, पौधे जो होती हैं मिट्टी के अंदर, जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर होती हैं और इनका काम होता है कि पौधे को सहारा देने का काम करती हैं। इसके अलावा भोजन को संग्रहित करती हैं, जल और खनिजों को अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का भी काम किसका होता है? जड़ों का होता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो आपको ए, सी और डी, जिस ऑप्शन में ये चीजें दिख जाए वो आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि पर्णहरित में उपस्थित धातु है। जो पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है जिसके कारण जो पौधे होते हैं वे हरे दिखाई देते हैं और इसी क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया घटित होती है और पौधे जो होते हैं अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और जिसमें ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वे पौधे जो हैं अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? Mg। इसमें कौन सा धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाता है, तो Mg पाई जाती है। चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।